इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। मतलब ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के अंदर जो कि इन एलिजिबल है, यानी उनका क्रेडिट हम ले नहीं पाएंगे। सिंपल सा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो हम परचेज करते हैं उसके ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया होता है वेंडर को, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अब लेकिन कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं जो कि हमें अलाउ नहीं होते, मतलब उसको हम आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी होती है, जो सेल्स पे जो जीएसटी लगता है उससे ये वाले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये माइनस नहीं होते, क्योंकि ये हमें मिलते नहीं है, इन एलिजिबल होते हैं। अब ये कौन कौन से है इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जैसे ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इन एलिजिबल है वो 17 सबसेक्शन 5 CGST एक्ट में लिखे हुए। ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है मोटर व्हीकल, गाड़ी है जैसे। ठीक है। मोटर व्हीकल अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए, तो उसके केस में मोटर व्हीकल जैसे कि कार है, तो कार के ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ ना वो हमें एलिजिबल नहीं होता, मतलब उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए जो हमने मोटर व्हीकल खरीदा उसके ऊपर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो वो मतलब हमें आउटपुट टैक्स से एडजस्ट नहीं होता। ठीक है। लेकिन देखिए अब मैं आपको ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप एज ए बैंक करें। अगर लेकिन जैसे मान लीजिए मोटर व्हीकल का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, पर कुछ ही लोगों को मिलता है। किन लोगों को, जो कि मोटर व्हीकल को मान लीजिए उन्होंने खरीदा फिर आगे बेच दिया, जैसे कि कार के जो है डीलर होते हैं, तो उनको परचेज पे जो मोटर व्हीकल परचेज करी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि उनका काम ही वही है, मोटर व्हीकल खरीद के फिर मोटर व्हीकल बेच देना, उनको मिल जाएगा। दूसरे कौन होते हैं, जो कि ड्राइविंग जो सिखाते हैं, वो जब अगर मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो उनको भी मिल जाता है। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं। और तीसरा है कि पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि जिनका काम ही वही है, जैसे कि बस वगैरह या कार वगैरह, तो उसमें अगर मान लीजिए वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो उसके केस में भी उनको मिल जाएगा मोटर व्हीकल का। अगला होता है जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, यानी जो ये मोटर व्हीकल खरीदा है उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, अगर उसमें कुछ मान लीजिए हर साल में या फिर जो भी मंथली है उसकी अगर हम सर्विसिंग कराते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी अगर पे किया है तो उसका भी नहीं मिलता क्रेडिट। या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, कोई अगर कुछ पार्ट खराब हो गए हैं तो उसको परचेज किया है तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी इनपुट टैक्स नहीं मिलता। ठीक है। अगला देखते हैं फूड एंड बेवरेज। मान लीजिए आपने कोई ऑफिस में कुछ चीज़ खरीदी है जो कि फूड एंड बेवरेज है, जैसे मिठाई खरीदी है, या फिर कोई ऑडिटर आए तो उनके लिए जो है खाने का बिल है उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, या और भी ऐसी कुछ चीज़ जो खाने से रिलेटेड है उसके ऊपर भी जीएसटी का इनपुट टैक्स नहीं मिलता है। अगला है आउटडोर कैटरिंग, जैसे आपके ऑफिस में मान लीजिए कोई पार्टी हो गई, फंक्शन हो गया, तो उसके ऊपर भी जो आपने जो जीएसटी दिया है वो भी नहीं मिलेगा। फिर होता है हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो उसका कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसने आपको फिर बिल दिया कि भाई रिइंबर्समेंट का, तो वो उसके ऊपर भी जो जीएसटी लगा होगा जो ऑपरेशन के ऊपर, या फिर जो मेडिसिन खरीदी है उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। फिर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जैसे आपने मोटर व्हीकल यानी कि कार वगैरह को हायर पे लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी उसका भी इनपुट टैक्स नहीं मिलता है। जैसे आपका कोई रीजनल ऑफिस होगा या हेड ऑफिस होगा, वहाँ पर कार जो है हायर पे है, यानी कि जो है रेंटिंग पे है, तो उसके ऊपर भी जो मान लीजिए जो भी मंथली का किराया है उसके ऊपर अगर जीएसटी लगा हुआ है उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे जो एम्प्लॉय है या कोई भी किसी और का भी लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है तो उसके ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर भी जो जीएसटी उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन एक कंडीशन मिल जाता है, अगर ये इंश्योरेंस किसी भी कानून में लिखा है, मैंडेटरी है कि ये इंश्योरेंस ना करवाना ही है एम्प्लॉयर को, तो उस केस में मिल जाता है। अगर किसी एक्ट में, किसी कानून में ये मेंशन नहीं है कि इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, यानी कि अगर आपने वॉलंटरीली एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो उस केस में उस इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है नहीं मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयर को। फिर उसके बाद जैसे ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, जैसे एलटीसी वगैरह होती है, तो एम्प्लॉय का एलटीसी में फिर वहाँ पे होटल का बिल लेके आ गया, बहुत सारा ऐसे बिल लेके आ गए जिसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है। अगला देखते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ये समझिए जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, तो अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उससे रिलेटेड अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का दिया हुआ है कुछ काम, ठीक है, तो उसके ऊपर मान लीजिए आपने कहा है कि आप हमारे लिए बिल्डिंग बनाओगे, फिर उसने जो बिल्डिंग बना रहा है तो आपको वो बिल दे रहा है, उसमें जीएसटी लगा है, तो उसका भी जो है इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा। ओके। कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है, कंस्ट्रक्शन के अंदर रिकंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होता है, रेनोवेशन भी इंक्लूड होता है, कोई एडिशन करवाना है वो भी, ऑल्टरेशन या रिपेयर, ठीक है। अगर ये जो खर्चे हैं ना, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अगर ये आपने बैलेंस शीट में जो है फिक्स एसेट्स के अंदर इंक्लूड करा है तभी इसका जो है बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब ये इनपुट टैक्स रेट का। एग्जांपल के लिए आपको एक बिल्डिंग है 1 फ्लोर की, अब आपने एडिशन कराना है दूसरा फ्लोर, तो ऑब्वियसली जब एडिशन कराएंगे तो आप इसकी जो एंट्री करते हैं, जो भी खर्चा होता है वो आपको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी एसेट में, ना कि आप उसको एक्सपेंस में दिखाए हुए, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसको कि आप अपने बुक्स में कैपिटलाइज करो, यानी कि फिक्स एसेट्स में दिखाओगे, ठीक है, तो वो वाले उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स रेट होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, उसका इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई सा भी, वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हम ऐसे मान के चलते हैं कि बिल्डिंग,
ओके। और दूसरा केस में मान लीजिए, ये पहला केस तो ऐसा है कि आपने पूरा का पूरा ठेका दे दिया कि भाई आप ही बनाओ, है ना, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। पर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को ठेका नहीं दिया, आप क्या कर रहे हैं, लेबर की अलग पेमेंट कर रहे हो और जो गुड्स हैं यानी कि जैसे रोड़ी बाजरा सीमेंट वेमेंट वो आप ही लेके आ रहे हो। उस केस में क्या होगा, तो जो भी गुड्स आपने खरीदे थे, रोड़ी, ठीक है, फिर उसका सीमेंट वगैरह, तो उसके ऊपर जो सीमेंट खरीदा है उसके ऊपर जीएसटी लगा है, तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपने कोई है ना सर्विसेज ली है, जैसे कि आर्किटेक्ट के लिए है या और भी कोई भी आपने सर्विस ली है, ठीक है, किसके लिए ली है, आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई भी सर्विस ली है, तो उसके केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का सेम मीनिंग है, एडिशन वगैरह भी। तो अगर मान लीजिए आपने जो है ठेका दिया तो पहले वाले क्लॉज में आके इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा। अगर आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही दिया हुआ है, आप खुद ही जो है गुड्स खरीद रहे हो और खुद ही जो है आप लोग सर्विसेज भी ले रहे हो, जैसे कि लेबर से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो उस केस में दोनों का ही नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली यहाँ सिंपल मतलब ये है, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स यानी कि जैसे बिल्डिंग वगैरह बनवा रहे हो, एडिशन करवा रहे हो कुछ भी, तो उसके केस में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगला, गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर आपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स खरीदा या फिर कोई सर्विस ली है, उसके केस में भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सनल यूज़ के लिए, जो ऑफिशियल यूज़ नहीं है वो पर्सनल यूज़ है, या किसी एम्प्लॉय का पर्सनल यूज़ है, या फिर किसी जब ऑफिस में जो जीएम वगैरह हैं उनके लिए कोई आपने पर्सनल एक्सपेंस करा है, तो वो भी उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर अगला होता है गुड्स लॉस्ट, गुड खो गया है, स्टोर चोरी हो गया है, डिस्ट्रॉयड, आग लग गई तो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर अपनी बुक से अगर आप उसको हटा रहे हो उस एसेट्स को, या फिर बेच रहे हो, तो उसके ऊपर भी जो इनपुट टैक्स लिया होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत आपको जो इनपुट टैक्स आपने पहले लिया है वो हटाना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपने गिफ्ट दिया है या फिर फ्री सैंपल, तो इसके ऊपर भी जो इनपुट टैक्स रेट होता है वो हटाना पड़ता है, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए आपने जैसे कि कोई फिक्स एसेट्स थी, जैसे एसी वगैरह, तो आग लगने की वजह से खराब हो गई, तो इसका भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब वो हटाना पड़ेगा आपको। आपने पहले ले लिया होगा, फिर उसके बाद आप रिवर्स करोगे। और दूसरा मान लीजिए गुड्स है, जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में हालांकि हम गुड्स बेचते नहीं है या गुड्स इतना खरीदते भी नहीं है, पर मान लीजिए आपने जैसे कि कोई ऐसे गुड्स खरीदे थे, पेन पेंसिल वगैरह, मान लीजिए उसमें बहुत सारा इनपुट टैक्स लिया हुआ था, अगर वो जल गया या फिर चोरी हो गया, तो उसके ऊपर भी जो इनपुट टैक्स रेट होगा वो रिवर्स हो जाएगा।